हेलो गाइस, दिस इज इदरीस कियानी और आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसका जो मकसद है वो रिसेंट जो क्रैश हुआ है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट उसको डिस्कस करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से रीजंस थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये क्रिप्टो एक मैसिव क्रैश हुआ। मैं आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि इस वक्त $200 बिलियन जो है वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट से रेज हो चुके हैं और क्रिप्टो जो बिटकॉइन है जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है वो बेसिकली 30,000 यूएसडी के भी नीचे चला गया है। 6 मंथ पहले 64,000 यूएसडी था। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मैसिव क्रैश इस वक्त क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और आया ये क्रिप्टो इतनी वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि अगर आप एक साल का इसका पूरा ग्राफ देखें तो ये 3 से 4 दफा क्रैश कर चुकी है। इससे पहले भी वो एक साल पहले 30,000 से नीचे चली गई थी, फिर 64,000 पे आई और अभी फिर अंडर 30,000 ट्रेड हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो स्टेबल कॉइन समझे जाने वाला कॉइन जिसको टेरा लूना 99% ऑफ द वैल्यू अपनी लूज कर चुका है कुछ दिनों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्रिप्टो के जितने भी ट्रेडर्स हैं और जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं अली खोखर साहब। ये क्रिएटिक्स जो हमारी कंपनी है उसमें ट्रेनर होते हैं और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इनके पास काफी मालूमात है, खुद भी जो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ताहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं क्रिएटिक्स में और ये भी क्रिप्टो के मामला को देखते हैं, तो काफी डिटेल इनको नॉलेज है क्रिप्टो के हवाले से। तो सबसे पहले मैं जो है वो ताहा से तुमको मैं कहूंगा कि वो प्लीज थोड़ा सा अपना बताएं। ताहा, आप ही मुझे बताएं कि आखिर जो क्रिप्टो करेंसी इतनी वोलेटाइल है और अभी रिसेंट इतना मैसिव क्रैश इसमें हुआ है, आप कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या रीजंस थी और क्यों आई? जी, सो बेसिकली इस क्रैश के पीछे जो है वो 7 रीजन है। आप कह सकते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं जब कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन इफ वी लुक एट द फैक्ट्स राइट, सो उसमें यहाँ पास 2 से 3 चीजें हैं जो कि ऑन टॉप है इस क्रैश की जो वजह है उसमें। सो पहली वजह तो हम सब जानते हैं इस बारे में कि रशियन और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग रीजन और प्लस फेडरल रिजर्व्स इसके पीछे है एंड सेवरल अदर रीजंस बिहाइंड दिस क्रैश। अगर हम और इसमें मजीद डीप जाते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा कि क्रिप्टो जो मार्केट है इट्स वेरी वॉलेटाइल राइट। हम इस पे बेसिकली इट्स नॉट लाइक द स्टीरियोटिपिकल आप कह सकते हैं जो स्टॉक मार्केट है, क्योंकि इट्स बिट डिफरेंट, इट्स डिजिटल कंप्लीटली, इट्स इसमें कुछ फिजिकल नहीं आपके पास और आप बेसिकली इट्स अ करेंसी और उसमें आप जो है वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इट बिगैन बैक इन 2008, ठीक है, और अब तक जो है वो 19 मिलियन बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं और रेस्ट दे आर लाइक 2 मिलियन बिटकॉइंस माइन होना बाकी हैं जिसकी प्रेडिक्शन है लाइक इट विल एंड द माइनिंग विल एंड अराउंड 2140 years सो लास्ट माइनिंग तब होगी और क्रिप्टो की माइनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो भी हो रही है क्योंकि माइनिंग करना और मुश्किल होता है जितना ज्यादा माइन आप करते हो। सो बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स डिफरेंट और सो आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस क्योंकि क्रिप्टो इज अ रेवोल्यूशन। इसका जो थोड़ा सा मजीद आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन इसका थोड़ा रीजन हमें बताएंगे क्रिप्टो क्रैश में कौन से 3 मेन रीजन आपकी जो ओपिनियन के मुताबिक हैं जिसकी वजह से क्रैश हुआ? क्रैश होने की मेन इसकी वजह ये थी कि एक तो हम सब जानते हैं इस बारे में कि जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की। सेकेंडली रिगार्डिंग डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। सिलिकॉन वैली का एक आर्टिकल है इसमें जिसमें मैट डेमन जो बॉन्ड सीरीज के बहुत बड़े एक्टर हैं और जो डिफरेंट और मजीद एक्टर्स हैं, they have done an ad जिसमें they have endorsed crypto और fortune favors the bold। So ये जो फ्रेज है इसको यूज करते हुए उन्होंने क्रिप्टो एंडोर्स किया है इन कुछ हफ्तों पहले ना। So इसके बाद जब बहुत सारे लोगों ने इस पे they invested and they went out and put their money। So इसके बाद जब इस तरह क्रैश होते हुए लगा, प्लस कंसिडरिंग लूना जैसी करेंसी जो है लूना, सो इसका डाउनफॉल मेजर वजह बना लोगों के माइंडसेट्स को हिलाने में। जो उनका माइंडसेट था कि एक डिजिटल करेंसी है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इस पे हम अपनी मर्जी से विदाउट एनी थर्ड पार्टी एक्सचेंज कर सकते हैं। लूना के नीचे आने से बिकॉज इट वाज अ वेरी स्टेबलाइज्ड करेंसी इन द मार्केट, इट वाज वन ऑफ द स्टेबलाइज्ड करेंसी और इस तरह इसका ओवरनाइट नीचे आना was a major backlash setback। exactly thank you so much। मजीद आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, देखिए इस तरीके से इन्होंने बताया कि क्रिप्टो के अंदर एक लूना जो टेरा लूना उनकी करेंसी जो
उन्होंने अपनी वैल्यू लूज की, तो वो एक बहुत बड़ी वजह थी मार्केट की क्रैश करने की। इसके अलावा भी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड ही बताता चलूँ कि बेसिकली ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर जो मेजर अट्रैक्शन क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए मेजर अट्रैक्शन ही यही है, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, कि उसकी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी से मुराद क्या है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से गिरती भी है और बहुत ज्यादा तेजी से चढ़ती भी है। आप जिस तरह ग्राफ देख लें, अभी आपको देखें स्क्रीन पे ग्राफ शायद नजर आ रहा हो कि इन्होंने 64,000 6 मंथ पहले थी और आज जो 30,000 है, और कोई वहीद नहीं है कि आने वाले 4 से 5-6 महीने में फिर ये 64 या अपने हिट कर ले। 2020 में भी गिरी थी, अच्छा लास्ट 21 जुलाई को लास्ट ईयर, तब भी ये तकरीबन $30,000 पे थी, आ गई थी। तो इसकी जो वोलेटिलिटी है और बार बार इसका क्रैश होना और फिर मार्केट का चढ़ना, ये एक अट्रैक्शन है बहुत सारे लोगों को जो बहुत फास्ट पेस प्रॉफिटेबिलिटी करना चाहते हैं, कमाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कि इसकी जो भी क्रैश होना एक बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्यों? क्योंकि इस करेंसी को, जो डिजिटल करेंसी है, इसकी कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। देखिए, करेंसी को थोड़ा समझने की जरूरत है। करेंसी बेसिकली वजूद में आई क्यों थी? वजूद में आई इसलिए थी कि लोगों को जब बार्टर सिस्टम, शुरू में एक इकोनॉमिक सिस्टम में बार्टर सिस्टम होता था कि अगर मैं मेरी जमीन और अगर मैं चावल की काश्त कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे चावल मौजूद है, और अगर ये अली अगर कपास काश्त करे तो इनके पास बहुत सारी कपास होगी। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कपास चाहिए तो मैं अपने चावल इनको दे दूंगा, मुझे अपने कपास दे देंगे। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। खैर, एवोल्यूशन के साथ साथ इनको अगर कपास की जरूरत, चावल की जरूरत नहीं है और मुझे कपास चाहिए तो मैं क्या करूँ? इनको चावल चाहिए नहीं, मेरे पास सिर्फ चावल है। तो फिर ज़ाहिर एक रिक्वायरमेंट हुई कि कोई इस तरह का स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग ट्रेड करें, सेलिंग एंड बाइंग करें। तो करेंसीज पहले मेटल कॉइन्स की सूरत में वजूद में आई, जिसमें उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है या गोल्ड है तो इतने का 1 आउंस का गोल्ड है, या तो वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पेपर मनी पे हम लोग आ गए तो पेपर मनी इज लाइक अ रिसीप्ट। मतलब फॉर एग्जांपल उसमें स्टार्ट इस तरीके से हुआ कि एक बैंक में मेरे पास अगर 10 तोला सोना है तो मैं उसकी रिसीप्ट ले लूंगा उस बैंक वाले से कि मेरे पास 10 तोला सोना है। अब बजाय इसके कि मैं पूरा का पूरा सोना किसी को दे के सामान खरीदूं, मैं जैसे उसको रिसीप्ट दे दूंगा। अब जो रिसीप्ट, ये जो इशू करने वाली अथॉरिटी होती है, जिस तरह बैंक से गवर्नमेंट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर वो रिसीप्ट इशू की है तो ज़ाहिर उसकी एक फेथ होता है लोगों को। जब मैं वो रिसीप्ट किसी को दूंगा और वो सामने वाले को पता होगा कि ये गवर्नमेंट इशूड रिसीप्ट है, तो वो उसके ऊपर एक फेथ होगा कि हाँ यार, ये एक्चुअल के अंदर वाकई में मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा, ये एक ऑथोराइज्ड रिसीप्ट मुझे दे रहा है, तो मैं उसके बदले, उस पर्टिकुलर अमाउंट के बदले कुछ भी खरीद सकता। तो ये जो एक फेथ करेंसी है, फेथ का जो एलिमेंट है, यही करेंसी को बेसिकली फंक्शनल करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम लोग जो है वो डिजिटल मनी की तरफ भी चले गए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई, और एक्चुअल के अंदर फिर वो जो गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी इशू होती थी, गोल्ड खत्म हो गया। फाइट मनी ने उसकी जगह ले ली कि जस्ट एक गवर्नमेंट चूंकि इशू कर रही है तो इसलिए उसकी वैल्यू है, वरना एक्चुअल में इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है। जो 10 रुपए का नोट आपके पास है, 100 रुपए का नोट आपके पास है, वो एक्चुअल में उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी 10 वैल्यू है, इसकी 100 वैल्यू है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट्स फेथ। इस तरह डिजिटल करेंसी जिस तरीके से है, डिजिटल करेंसी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ने कहा है कि ये वैल्यू है तो इसलिए वैल्यू है। ये टोटल इसके बारे में जो मेन इन्वेस्टर्स हैं वो ड्राइव करते हैं इसकी कीमत को। डिमांड एंड सप्लाई के जो कवानीन है वो इसकी कीमत को ड्राइव करते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, थ्रेट्स भी हैं और लोग प्रॉफिट भी इसमें बहुत सारे कमाते हैं। तो अब ये जिस तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब क्या आप इसको कोई किसी को जाके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये हुकूमत ने आपने नोट हमें इशू किया था और अब ये नोट मुझे वापस करना है, मुझे दूसरे नोट चाहिए। तो अब अली से पूछेंगे कि ये इनका क्या तजिया है एज फार एज द रीसेंट क्रैश इज कंसर्न, और कि ये अपनी तजिया पेश करें। जी अली, आप प्लीज बताइए। बेसिकली मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तहा ने जैसे कहा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सबसे मेजर प्लेयर इसके अंदर ये था कि इसकी वजह से काफी क्रैशेस आ रहे थे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। कंटिन्यूसली ड्रॉप डाउन देखा जा रहा था मार्केट के अंदर, कभी हाई कभी लो, कभी अप कभी डाउन। मेजर इशू जो एनालिस्ट जो सजेस्ट कर रहे हैं वो है एक टारगेटेड अटैक एक तो इसके ऊपर, स्पेशली लूना के ऊपर, कि व्हाई दिस वन करेंसी वाज ऑल ऑफ अ सडन जस्ट ड्रॉपिंग। और सबसे मेजर जो इशू था वो था स्टेबल कॉइंस का। अब आपने ये समझना है कि स्टेबल कॉइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइंस आर देयर, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज इन डॉलर, पाउंड,
लीरा, रुपी गिर रहा है तो दूसरी हर कोई नहीं गिरता एक साथ। लेकिन अब स्टेबल कॉइन्स है, फिर उसके बाद मीम कॉइन्स है, फिर उसके बाद आपके ऑल्टरनेट कॉइन्स है, फिर बिटकॉइन है। बिटकॉइन मेजर प्लेयर है, इथीरियम मेजर प्लेयर है आपका, सबसे बड़े डॉलर है, फिर डॉलर गिरता सब हंसते हैं। इसी तरह लूना भी मेजर प्लेयर्स में आ गया था, टॉप 5 में आ चुका था लूना। टेरा जो था यूएसटी वाज अ स्टेबल कॉइन फॉर लूना, जो इनकी अपनी ब्लॉकचेन का, जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है बीटीसी, वैसे ही इसकी ब्लॉकचेन इथीरियम की, वैसे ही आई थिंक सैंड की भी है ब्लॉकचेन, ये अपनी मेटावर्स पे, उसमें हर ब्लॉकचेन की शेप की अपनी ब्लॉकचेन तैयार हो रही है। एवरीवन हैज देयर ओन ब्लॉकचेन। टेरा की ब्लॉकचेन से लूना कनेक्टेड था, और स्टेबल कॉइन्स ड्रॉप नहीं करते बेसिकली। बहुत रेयर होता है कि यूएसडीटी, यूएसडीसी, बाइनेंस का अपना ब्लॉकचेन पे है BUSD, ये ड्रॉप नहीं करते, ये डॉलर की रेट के आसपास रहते हैं। $1 1 पेंस, $1 2 पेंस, 99 पेंस सेंट्स, इसके ऊपर रहते हैं, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाते। लेकिन इसका जो टेदर कॉइन गिरना, जैसे यूएसडीटी टेदर कॉइन है, टेदर का यूएसडीटी, इनका यूएसटी था, अचानक वो गिरना बहुत बड़ा अलार्मिंग एक फैक्टर था, जिसको जहां तक मेरा पर्सनल व्यू ये है, जो मैंने एनालिस्ट को भी देखा, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मेजर प्लेयर्स जो यूएसए में है, वो उनका ये कहना है कि हेज फंड्स ने इनके कंपेटिटर्स को चला, यूएसडीसी के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर फेंके गए कि उसको एज अ कंपेटिटर स्टार्ट करना, और इसको टारगेट किया गया, इसको गिराया। यूएसडी गिरा, यूएसडी गिरते ही, यूएसडी तो कम गिरा, लूना पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि यूएसडी तो ज्यादा थोड़ा गिरेगा, वो एक वो स्टेबिलिटी उसकी, वो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन इतना ड्रॉप नहीं करते, बट लूना जो है उसकी स्टेबिलिटी को क्वेश्चन करते हुए, उसकी ब्लॉकचेन क्वेश्चन करते हुए पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। जब पैनिक सेलिंग शुरू होती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली, एक की पैनिक सेलिंग शुरू होती है एंड चेन रिएक्शन, उसकी वजह से बीटीसी में पैनिक सेलिंग शुरू हुई, उसके अंदर सैंड के अंदर, इथीरियम के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कॉइन, आई वाज चेकिंग इन द मॉर्निंग एज वेल यस्टरडे, के सब ड्रॉप करे एक्सटेंसिवली, entire market started crashing. Panic selling is the worst thing which can happen in any market. Bear bull market, हर stock market भी होती है, आपकी commodities में भी होती है, bear bull is always there. But जो major reason इसका ये panic selling का वो है lack of education in this field, के क्रिप्टो सीखे बगैर लोग इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस किए बगैर इन्वेस्ट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बगैर, और उसके रिस्क फैक्टर्स को समझे बगैर दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एंड व्हेन समवन इन्वेस्ट समथिंग लाइक दैट, जैसे ही वो देखेगा ना कि ये ड्रॉप कर रही है, वो वापस भाग नहीं करेगा कि यार मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, और वो बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है, उसको देख के बहुत से लोग बाहर आते हैं, व्हिच मेक्स द होल मार्केट क्रैश डाउन विद इन सेकंड्स। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लोग देखते नहीं है कि भाई मार्केट किस तरह अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान Amazon became a multi-billion ट्रिलियन कंपनी, $1 ट्रिलियन के ऊपर उसका वो चले गया रेवेन्यू, उसका कितना, जेफ बेजोस की और उसके जितने भी स्टेक होल्डर, सबकी नेटवर्क कहाँ चली गई? कुछ कोविड में Amazon ने उसको वो किया, कैपिटलाइज किया, एग्जैक्टली, उसको यूज किया, उसको उससे बेनिफिट लिया कि भाई लोग घर पे हैं और हम ई-कॉमर्स को उसको बूम करें। क्रिप्टो वहां पे मेजर होल्डर बन गया उसका, क्योंकि क्रिप्टो भी उसी तरह पे एकदम बूम कर रहा है कि भाई, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसीज, डिजिटल करेंसीज, डिजिटल ट्रांजैक्शंस वाज मच इजीियर कंपेयर्ड टू, बिकॉज़ पीपल कैन गो आउट, सिंपल। फर्दर जो मेरे पास जो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने अभी देखे रिसेंटली, जो एक कह रहे ना आपके बिल्डअप करते जा रहे थे एक के बाद, पहला तो यूक्रेन रशिया का इशू, कजाकिस्तान में इनकी माइनिंग फैक्ट्रीज बंद होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर था बिटकॉइन का ड्रॉप करना, और बाकी क्रिप्टो करेंसीज का भी क्रैश होना। प्रीवियस जो क्रैश था वो इस वजह से कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला भी कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स के लिए, या जो भी आपके, क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे डिजिटल करेंसीज वोलेटिलिटी मींस कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रही है। एक वो वोलेटिलिटी फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी है कि बिजली पे रन कर रहा है सारा कुछ। जहां आपकी लाइट गई तो आपका बिटकॉइन भी बंद हो गया, आपका बैंक बंद हो गया, तो वो फैक्टर बहुत बड़ा इशू है डिजिटल करेंसी के साथ। दूसरा यह है, चाइना ने अपनी माइनिंग स्टेशंस बंद की सिचुआन प्रोविंस में, सिचुआन है कौन सा है प्रोविंस, उसके अंदर शटडाउन किया उन लोगों ने, और उन्होंने अपनी सारे बैंक्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करने का बोला। ये पहले शुरू हुआ था, उससे 5% फर्क पड़ा, इतना नहीं पड़ा, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट अगेन पैनिक सेलिंग। जैसे 5% देखा, वो 5 को 25 बनाने में उन्होंने मिनट्स लगा। पीपल ऑफ ये हुआ, यूएसए के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया, ये बहुत बड़ा मसला हुआ, सही।
रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कजाकिस्तान इशू, ये सब बिल्डअप करते गए। तो जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आपस में जिन्होंने रोल प्ले किया वो बिल्डअप होते रहे थे। Exactly. इस तरह इंटरनेशनल आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड बड़ी इफेक्ट हुई है बिल्कुल। यूक्रेन रशिया वॉर से। उसके अलावा जिस तरह अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है और जिसकी वजह से वहाँ के भी एक इकोनॉमिक एक तरह से क्राइसिस तकरीबन वो सामना कर रहा है। तो ये बहुत सारी वजूहत हैं। फिर उन्होंने इस तरह भी कहा कि अभी इन्फ्लेशन का बढ़ना और अभी जो रिसेंटली अनाउंस किया उन्होंने इतना इन्फ्लेशन बढ़ा उसके बाद भी थोड़ा सा एक इफेक्ट देखा नेगेटिव इसको मार्केट ने रिसीव किया। अच्छा ताहा में अब आपसे ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये तो हमने कह दिया कि बहुत सारी वजूहत हैं, उसकी कोई एक क्लियर वजह नहीं है। हालांकि हमने ये भी देखा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रैश हो जाती है मार्केट सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर। इस तरह एलन मस्क ने ट्वीट किया कि अब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी, उससे भी मार्केट के अंदर बड़ा ही नेगेटिव एक डाउनफॉल आया था और उनकी ट्वीट करने से मार्केट बढ़ भी जाती है। जब उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमने देखा कि लोगों ने बहुत सारी परचेजिंग शुरू कर दी और डिमांड बढ़ गई और फिर प्राइस भी उसकी बहुत बढ़ गई। तो खैर काफी सारी चीजें हैं जो क्रिप्टो की मार्केट की प्राइसेस को ड्राइव करती हैं। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि सबसे आखिर में अब हम आपसे जो लोग नए लोग खासतौर पर पाकिस्तान की जो मार्केट है वहाँ पर क्रिप्टो बाय उस पर काम करना चाहते हैं तो क्या आप उनको सजेशन देंगे, पैगाम देंगे कि क्या उनको क्या देख के क्रिप्टो के अंदर काम करना चाहिए या उनकी ट्रेडिंग करनी चाहिए? जी, so first of all, of course, as a beginner, as a learner, you know, when you start doing the investment thing, so उसमें तो आप कहीं भी अगर not even डिजिटल करेंसी अगर आप कहीं भी दुनिया में किसी कंपनी में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पहले अपनी रिसर्च करते हैं, यू नो, कि कंपनी क्या है, कौन, यू नो, फाउंडर्स कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या विजन है, क्या टेक्निकलिटीज हैं हर चीज की। आप हर चीज उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप you make that decision कि मुझे इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। So first of all, the first rule of the investment is do your own research. As far as my opinion is concerned and what I've done and what I've done, वो ये है कि मैंने उन करेंसीज पे of course इन्वेस्ट भी किया of course, लेकिन जो कि on ground physically उन पे काम हो रहा हो। For example, I'll give an example. जैसे इथेरियम है, इथेरियम की ब्लॉकचेन it's basically smart contract. It's based on smart contracts, So उसमें आपके पास you have chance to do your own thing on that particular blockchain. Web3 आपने of course you've heard these जो phrases हैं जैसे Web 3.0 है, Metaverse है, NFTs है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज टेक्नोलॉजी में हो रही है ये इन्हीं ब्लॉकचेन से हो रही है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, मैटिक की ब्लॉकचेन पे पॉलीगॉन है, ठीक है, एज सोलाना है। तो जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उसमें वेबाथॉन पूरा एक सोलाना के तहत, सोलाना जो ब्लॉकचेन है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ होल हैकेथॉन, वेब 3.0 पे इन्होंने पूरे इंडिया से डेवलपर्स बुलाए, कॉन्फ्रेंस बिठाई, एंड दे आर डूइंग द डेवलपमेंट एंड मेकिंग गेम्स एंड डूइंग एनएफटीज, building metaverse, everything is going on there, So कोई भी एक करेंसी जिस पे काम हो रहा हो, जिसके फाउंडर्स का विजन हो, as far as the currency is concerned, तो they prosper और उन्हीं करेंसीज पे you should invest, you should look at, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होते हैं as far as the currency is concerned और वो दीगर टेक्नोलॉजी से भी जो है वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अली, आप बिल्कुल मुख्तसर में बता दें कि जब जो क्रिप्टो में काम करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए अगर आप सजेशन देना चाहें तो जस्ट प्लीज। मेरा जो ओपिनियन है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च व्हिच इज परफेक्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सीखना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट। ब्लॉकचेन से लेके आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले यू हैव टू लर्न अबाउट इट, एज ही सेड, कंपनी, नॉट जस्ट द कॉइन, द होल एनवायरनमेंट। आप बैंक में अगर जाते हैं जॉब करने तो आपको बैंक का एनवायरनमेंट पता होता है, नॉट जस्ट कि रुपीज चलते हैं यहाँ पे, आपको हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, आपको पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट पता है। तो क्रिप्टो की इतना कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है कि इट्स नॉट जस्ट हाईज एंड लोज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस एंड जस्ट कि पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि बस पैसे लगाए और 21 और पैसे डबल हो गए आपके थोड़े दिन में, डबल शाह की तरह। ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुके हैं दुनिया में और लोगों ने बहुत स्कैम भी किया इसके ऊपर। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू लर्न। उन्होंने नहीं सीखा और उन्होंने लोगों को पैसे पकड़ा दिए कि हमारे डबल कर दो, और वो डूब गए या स्कैम हो गए। और इवन कॉइन्स भी स्कैम कितना है। पिछले दिनों एक शो आया था जो स्क्विड गेम, उसके नाम पे कॉइन निकला, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई और वो गायब हो गया अगले दिन। They just scammed everyone. People was based on emotions.
उन्होंने लोगों के इमोशंस देखे, स्क्विड गेम से इमोशंस रिलेटेड है और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए और वो फिर पैसे गायब हो गए, सबके डूब गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, क्रिप्टो इज अ फ्रॉड, क्रिप्टो इज अ स्कैम। क्रिप्टो इज नॉट अ स्कैम, दैट वन पर्टिकुलर कॉइन वाज अ स्कैम। इस तरह तो बैंकिंग स्कैम्स कितने हुए हैं, सही है, लीमन ब्रदर्स का स्कैम और उसके बाद क्रेडिट क्रंच का, कहां से हिस्ट्री में स्कैम ही स्कैम्स है। तो यू मस्ट लर्न फर्स्ट व्हाट्स गोइंग ऑन, बी अ फॉलोअर ऑफ समवन। बहुत से बड़े बड़े टीचर्स हैं, अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, यू शुड फॉलो देम कि व्हाट दे से, हाउ दे आर, एंड नेवर, नो वन विल से कि इन्वेस्ट करें पहले, सब कहेंगे पहले सीखें, पहले रिसर्च करें, Exactly. understand the basics of crypto first, then go on investing, then get Exactly. money. यही जो है वो मेरे ख्याल में सबको करना चाहिए कि पहले वो थोड़ा सा देखें कि मार्केट ड्राइव किन फैक्टर्स को होती है और उसकी बेसिक्स को समझें और उसके बाद डिसीजन लें कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना और कितना इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सारे लोग अपनी काफी जमा पूंजी लगा देते हैं इस तरह की मार्केट्स के ऊपर, जब उसके बाद वो क्रैश कर जाती है तो वो काफी एक टर्मोइल में आ जाते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत एहतियात से अपनी इन्वेस्टमेंट करें, लर्निंग मैक्सिमम करें, जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं वो उतना जरूरी है। यही आज हमारी थी। थैंक यू सो मच अली एंड ताहा, टेक केयर गाइस।